इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीमेंट बिल्डिंग मटेरियल का जो ये पूरा चैप्टर है वो हमने कवर करना है। तो सबसे पहले सीमेंट में यहाँ पे हमने पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट सीमेंट के अंदर होते हैं, क्या इसके टेस्ट होते हैं, कौन से टाइप के सीमेंट होते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है कि सीमेंट के अंदर क्या क्या मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या काम होता है। तो सबसे पहली चीज है लाइम, जो कि 63% तक होगा सीमेंट में। ठीक है, लाइम जो कि 63% तक होगा और इसकी वजह से स्ट्रेंथ और साउंडनेस आती है सीमेंट के अंदर। साउंडनेस क्या चीज होती है? साउंडनेस होती है एबिलिटी ऑफ सीमेंट टू अंडरगो एक्सेसिव वॉल्यूम चेंज, टू नॉट अंडरगो एक्सेसिव वॉल्यूम चेंज। अगर एक मटेरियल है, कोई भी एक मटेरियल है, अगर आप बोलते हो कि वो साउंड है मटेरियल, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसमें ना एक्सेसिव एक्सपेंशन भी बहुत ज्यादा नहीं होगी, ना ही उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी, जिसको बोला जाता है साउंड मटेरियल। मतलब उसमें वॉल्यूम चेंजेस नहीं होंगे, वो जो मटेरियल की एबिलिटी होती है उसी को साउंडनेस बोला जाता है। ठीक है, तो लाइम की वजह से सीमेंट के अंदर साउंडनेस आती है। और अगर लाइम जो है वो डिक्रीज कर जाता है, 63% तक होता है, ये सबसे ज्यादा होता है। और अगर लाइम कम हो जाता है ना, तो इसकी वजह से जो सीमेंट की स्ट्रेंथ होगी वो भी डिक्रीज कर जाएगी, और उसके साथ साथ सेटिंग टाइम जो होगा सीमेंट का वो भी डिक्रीज कर जाएगा, मतलब सीमेंट जल्दी सेट कर जाएगा। ठीक है, और वो एक हार्डन मास की तरह हार्डन मास की तरह बन जाएगा जल्दी। उसी चीज को बोला जाता है सेटिंग। ठीक है, तो वो जो उसका सेटिंग टाइम डिक्रीज कर जाएगा, इसका मतलब लाइम की वजह से अगर लाइम कम हो जाता है तो जल्दी सेटल कर जाएगा सीमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद सिलिका जो है वो 20% तक सिलिका जो है वो प्रेजेंट हो सकती है सीमेंट में, और स्ट्रेंथ इसकी वजह से आती है सिलिका की वजह से। और सिलिका अगर ज्यादा हो जाती है ना, इससे सेटिंग टाइम डिक्रीज होगा। पहले लाइम की हम बात कर रहे थे, तो लाइम कम होने से सेटिंग टाइम डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे सिलिका अगर ज्यादा हो जाएगी उसकी वजह से सेटिंग टाइम जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एल्यूमिनिया जो है, इसके आगे फास्ट वर्ड लिखा हुआ है, एल्यूमिनिया 6% तक का हो सकता है। ये फास्ट वर्ड इसलिए लिखा हुआ है, इसी की वजह से क्विक सेटिंग होती है सीमेंट की। ठीक है, अगर एल्यूमिनिया ज्यादा होगा ना तो ये स्ट्रेंथ डिक्रीज कर देता है। एल्यूमिनिया जो होता है उसकी वजह से सीमेंट जो होगा वो जल्दी उसकी सेटिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये आ गया एल्यूमिनिया। इसके बाद है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड 3% तक होता है, इसकी वजह से कलर आता है सीमेंट में और फ्यूजन होती है इसमें। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में आपस में फ्यूजन होती है इसकी वजह से। फिर मैग्नीशियम है, 2% तक मैग्नीशियम हो सकता है, जिससे कलर आता है और हार्डनेस आती है। इसके साथ साथ मैग्नीशियम अगर ज्यादा हो जाए ना, तो इससे क्रैकिंग होगी इन द मोर्टार। क्यों होगी? ड्यू टू अनसाउंडनेस। अगर वॉल्यूम चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से क्रैकिंग होगी, और वो किसकी वजह से हो सकता है? अगर मैग्नीशियम ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसकी वजह से हो सकता है। उसके बाद है सोडा और पोटैश। सोडा और पोटैश जो है 1% तक के हो सकती है। ये जो है इसकी वजह से एफ्लोरेसेंस हो सकती है और क्रैकिंग हो जाएगी। अगर सोडा पोटैश जो है वो ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से एफ्लोरेसेंस और क्रैकिंग होने लग जाएगी सीमेंट में। एफ्लोरेसेंस हो जाएगी, जो वाइट से पैचेस होते हैं, वाइट सा मटेरियल जो है वो सीमेंट के ऊपर आपको दिखने लग जाएगा, उस चीज को एफ्लोरेसेंस बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाता है, जो कि 1.5% तक को हो सकता है। और यहाँ पे साउंडनेस जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड की जो है वो अफेक्ट करता है साउंडनेस को। अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है उसकी वजह से साउंडनेस जो होगी वो अनसाउंडनेस आ जाएगी मटेरियल में, सीमेंट में। ठीक है, पर्टिकुलरली सीमेंट में जो हम बात कर रहे हैं, तो अनसाउंडनेस इसमें आ जाएगी, मतलब कि वॉल्यूम की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह होगी, जिसकी वजह से अनसाउंडनेस सल्फर ट्राइऑक्साइड की वजह से होगी। अब इसके बाद है क्लिंकर कॉम्पोजिशन। क्लिंकर कंपोजिशन बोल सकते हैं इसको, या फिर वोक्स कंपाउंड्स बोल सकते हैं। अब ये जो कंपाउंड्स बनते हैं सीमेंट के अंदर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उनसे क्या होता है। तो सबसे पहली क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कंपाउंड्स हैं। सबसे पहला है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और ट्राई टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। अब इसको पूरा पूरा हम लोग नहीं बोलेंगे, इसको हम नाम लिख देंगे। यहाँ पे कैल्शियम का सी और एस आ जाएगा सिलिका का। तो सी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है ना, C3S हो गया, ये C2S हो गया डाई कैल्शियम सिलिकेट। और फिर उसके बाद ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट का जो है उसके लिए ए आ गया। फिर उसके बाद टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, ये इसको हम लिखेंगे C4AF। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे।
तो अब ये जो है, ये सारे कंपाउंड्स जो है उनको एक एक करके हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले C3S आ गया, जो कि हमारा हो गया ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट सिलिकेट। ठीक है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है हमारा, ये 40% तक होता है सीमेंट में, सबसे ज्यादा यही होता है। ठीक है, इसी की वजह से अर्ली स्ट्रेंथ आ जाती है, मतलब 7 डेज के अंदर ही स्ट्रेंथ आ जाती है इसकी वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद इसी से रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थोइंग होगी। ये जो C3S है, इसकी वजह से रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थोइंग आएगी सीमेंट के अंदर। ठीक है, इसकी वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी, हीट कितनी आएगी यहाँ पे, 500 जूल पर ग्राम तक की हीट जो होगी सीमेंट में आएगी, इसकी वजह से सीमेंट से जनरेट होगी। ठीक है, फिर C2S हो जाएगा हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट, जो कि 32% है, मतलब ये सेकेंड नंबर पे सीमेंट पे प्रेजेंट होगा। ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, फिर बाकी जो चीजें होती हैं, बाकी अलग टाइप के सीमेंट्स होते हैं, उसमें हम थोड़ा इन सब चीजों को वेरी करते हैं और उसी की वजह से अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो यहाँ पे C2S जो होगा वो 32% तक का होगा। इससे अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है या फिर लेटर स्ट्रेंथ आती है, जो कि 1 साल के बाद और ज्यादा जो स्ट्रेंथ आने लग जाती है, वो C2S की वजह से होती है। ठीक है, इम्पार्ट केमिकल रेजिस्टेंस, अब इसकी वजह से केमिकल रेजिस्टेंस जो है वो सीमेंट के अंदर आएगी, डिक्रीज कर देता है ये सॉल्युबिलिटी विद H2O के साथ ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से केमिकल रेजिस्टेंस इसकी वजह से आ जाती है। फिर उसके बाद हीट ऑफ हाइड्रेशन इसकी लो होती है, 260 जूल पर ग्राम तक की इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है। फिर उसके बाद C3A जो है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये 10% तक होगा, 10.5% आप लिख के चल सकते हो, मतलब इतने तक का इसकी जो सीमेंट के अंदर इतना ये प्रेजेंट हो सकता है। अब यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा, इससे एल्यूमिनिया के बारे में आपने पहले भी पढ़ा था कि उसकी वजह से फ्लैश मतलब फास्ट सेटिंग होती है। तो इसी की वजह से यहाँ पे आप इसी से याद रख सकते हो, C3A जो है ना, इसकी वजह से क्या होगा, इससे फ्लैश सेटिंग होगी, इनिशियल सेटिंग इसी की वजह से होगी। फर्स्ट होगा ये, सबसे ज्यादा पहले ये रिएक्ट करेगा H2O के साथ, क्योंकि इसकी हायर एफिनिटी होती है फॉर H2O। तो इसीलिए सबसे पहले H2O के साथ जैसे ही इसको पानी दिखेगा वैसे ही ये रिएक्ट कर देगा। ठीक है, इसी की वजह से फ्लैश सेटिंग होगी और सेटिंग टाइम ये डिक्रीज कर देता है। C3A ज्यादा हो जाएगा तो सेटिंग टाइम डिक्रीज हो जाएगा। अब सेटिंग टाइम डिक्रीज होने से क्या हुआ, प्रॉपरली सेटिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से बाद में श्रिंकेज और क्रैकिंग हो जाती है। ठीक है, अगर ये C3A ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से सेटिंग टाइम डिक्रीज कर जाएगा और उसी की वजह से फिर श्रिंकेज और क्रैकिंग दोनों चीजें होंगी। ठीक है, उसको ये इंक्रीज कर देता है। फिर उसके बाद ये वीक होता है, वीकर रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट कर देता है बहुत जल्दी, और इसीलिए ये वीक होता है टू द रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक, मतलब इसमें इसकी अगर ज्यादा ये प्रेजेंट होगा तो इसकी वजह से सल्फेट अटैक सीमेंट में हो सकता है। वॉल्यूम चेंजेस इसमें ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से अनसाउंडनेस होती है, जो हमने ऑलरेडी श्रिंकेज और क्रैकिंग ज्यादा होगी तो वो हमने समझ लिया है, इसीलिए अनसाउंडनेस भी ज्यादा होगी, इसकी वजह से क्रैकिंग ज्यादा होगी, वो भी हमने बात कर ली। फिर हीट ऑफ हाइड्रेशन इसकी बहुत हाई होगी। ठीक है, 86 865 जूल पर ग्राम तक की इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन होगी। लो अल्टीमेट स्ट्रेंथ इसकी वजह से आएगी। ठीक है, सीमेंट में लो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आएगी इसकी वजह से। फिर फोर्थ हमारे पास है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइट, C4AF, जिसके बारे में हमने शुरू में ही देखा था। यहाँ पे टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड जो है ना, इसकी वजह से भी फ्लैश सेटिंग होती है, इसकी वजह से स्ट्रेंथ की रिडक्शन भी होती है इसमें, लेकिन हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होगी ना इसकी, 420 तक की हो जाएगी जूल पर ग्राम। ठीक है, इतनी ही होगी, मतलब इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन लो होती है। इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन लो होती है। ठीक है, तो ये हमारे सारे जो वोग्स कंपाउंड है 9% तक का ये होगा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइट, मतलब ये सबसे कम होता है। ये मेन आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा C3S है, फिर C2S है, फिर C3A है और C4AF है, और ये किसके लिए है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। ठीक है, ये हमने उसके बारे में बात कर ली। अब उसके बाद जो सीमेंट के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है ना, 23% तक बाउंड वाटर होगा, जिसको हम जेल वाटर कह सकते हैं, और 15% फ्री वाटर होगा, जो कि उसके पोर्स में प्रेजेंट होगा। तो टोटल 38% तक वाटर जो है वो सीमेंट में हो सकता है। ठीक है,
फिर अब अगर हम इन्हीं कंपाउंड्स के बारे में ये डिस्कस कर लें कि स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा आएगी, फिर रेट ऑफ हाइड्रेशन इसकी किसकी ज़्यादा होगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी होगी, सेटिंग किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ सबसे पहले C3S से सबसे पहले स्ट्रेंथ आती है, फिर C2S, फिर उसके बाद C3A, फिर C4AF। C2S से जो स्ट्रेंथ आएगी ना वो C3A के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे आपको दो एरोज दिख रहे हैं। फिर ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन, सबसे ज़्यादा जो रेट ऑफ हाइड्रेशन है ना वो C4AF की रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे हाईएस्ट होगी, फिर C3A की होगी, फिर C3S और C2S जो सबसे लेट जो है वो रेट ऑफ हाइड्रेशन उसकी होगी, धीरे धीरे होगी, ठीक है। एक साल के बाद हमने डिस्कस कर लिया था यहाँ पे कि एक साल के बाद ये इसकी वजह से स्ट्रेंथ आना शुरू होती है, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है C2S की वजह से। ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन हमने ये जान लिया था कि C3A की सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हो जाती है C3S की, फिर C4AF की हो जाती है और C2S की उसके बाद आ जाती है हीट ऑफ हाइड्रेशन। ऑर्डर ऑफ सेटिंग टाइम जो है C2S का सबसे ज्यादा सेटिंग टाइम सबसे मतलब सेटिंग टाइम सबसे ज्यादा C2S में लगता है सेटिंग होने पे, ठीक है। तो फिर C3S जो है उसके बाद सेकंड नंबर पे C4AF और C3A जो इसकी वजह से फ्लैश सेटिंग होती थी सबसे जल्दी ये सेटिंग इसकी वजह से होती है। फिर सल्फेट अटैक जो है, अगर सल्फेट अटैक सीमेंट पे होता है इससे वॉल्यूम इंक्रीज 227% तक की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी अगर सल्फेट अटैक होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है सीमेंट के लिए, ठीक है। अगर हम सीमेंट की फाइननेस इंक्रीज कर देते हैं, फाइननेस इंक्रीज करना मतलब उसके साइज और ज़्यादा, उसके एक एक सिंगल सिंगल पार्टिकल का साइज और ज़्यादा डिक्रीज कर देना, ठीक है। फाइननेस इंक्रीज करने से स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, श्रिंकेज और क्रैकिंग भी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इसमें ये भी आपको याद रखना होगा कि स्ट्रेंथ शुरुआत में इंक्रीज होगी बट लेटर में उतनी ही स्ट्रेंथ आएगी जितनी सीमेंट की जनरली आती है, बस फाइनल से थोड़ी जल्दी स्ट्रेंथ आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्विक सेटिंग सीमेंट जो होता है इससे इसमें हम ऐड करते हैं एल्यूमिनिया सल्फेट पाउडर फॉर्म में और रिड्यूस कर देते हैं यहाँ पे जिप्सम का कंटेंट, जिप्सम कंटेंट को रिड्यूस कर देना है और एल्यूमिनियम सल्फेट को हमने ऐड कर देना है जिससे हमें मिल जाएगा क्विक सेटिंग सीमेंट, ठीक है। तो ये हमने यहीं पे डिस्कस कर लिया, ऑल्दो हमारे टाइप ऑफ सीमेंट में ये चीज आनी थी, ये भी एक टाइप का सीमेंट ही है। जो आपको याद रखना है कि क्विक सेटिंग सीमेंट जो है उसमें एल्यूमिनियम सल्फेट जो है वो ज्यादा वो ऐड करा जाता है पाउडर फॉर्म में और रिड्यूस कर दिया जाता है जिप्सम को, जिप्सम जो कंटेंट इसके अंदर होगा उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जिप्सम जो है ना इसको ऐड करा जाता है सीमेंट में अलग से, ठीक है। इसको क्यों ऐड करते हैं, जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट प्राइमरली टू कंट्रोल एंड स्लो डाउन द सेटिंग टाइम, retard hydration process, preventing flash setting and providing enough workability to mix, transport and place the concrete। मतलब सिंपल वर्ड्स में मैं अगर बोलूँ तो सेटिंग टाइम जो है ना, सेटिंग टाइम को डिक्रीज करने के इंक्रीज करने के लिए, थोड़ा बढ़ाने के लिए जिप्सम को ऐड करा जाता है, खुद से सीमेंट में डाला जाता है, एक एडमिक्सचर की तरह होता है ये, ठीक है। तो सेटिंग टाइम को इंक्रीज करा जाता है इसकी हेल्प से ताकि फ्लैश सेटिंग ना हो और उसको प्रॉपर उसकी मिक्स वगैरह कर सके सीमेंट को और उसके बाद उसकी प्लेस करने तक उसको सेटिंग टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है जिप्सम की हेल्प से। अब यहाँ पे जो क्विक सेटिंग सीमेंट है उसमें कॉमन सी बात है कि अगर हमें सेटिंग टाइम जिप्सम की हेल्प से हम इंक्रीज कर रहे हैं तो क्विक सेटिंग सीमेंट जो होगा उसमें हमें जिप्सम को थोड़ा सा रिड्यूस करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हमारे हैं टेस्ट ऑन द सीमेंट। सीमेंट में फील्ड टेस्ट कौन से होते हैं, सबसे पहले तो उसका कलर देखा जाता है, कूल है कि नहीं है, कलर उसका ग्रीनिश ग्रे टाइप का कलर होगा, ठीक है। और वो कूल है कि नहीं है, जिसको हाथ से फील करा जाए, जब एक बैग को खोल के देखा जाए और उसको फील करा जाएगा तो वो कूल होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर लम्प्स बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो देखी जाएगी, डेंसिटी जो है वो देखी जाएगी। फील्ड टेस्ट में ये सब देखा जाता है और ये इसको सिंपल वर्ड्स में आपको याद रखना है, कूल स्मूथ होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, जब उसको हाथ में लोगे आप और फिंगर्स में रब करोगे ना थोड़ा सा स्टिकी लगेगा वो, और फिर उसके बाद वो वाटर के अंदर अब जब डाला जाएगा
तो कुछ टाइम के लिए वो फ्लोट करेगा, उसके बाद वो सिंक कर जाएगा, इस तरीके का होगा। ठीक है, तो ये फील्ड टेस्ट है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आ जाते हैं लैब टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लैब टेस्ट में फिजिकल टेस्ट आ जाता है और केमिकल टेस्ट आ जाता है। फिजिकल टेस्ट इज फॉर फाइनेस एंड कंसिस्टेंसी टेस्ट, ये दोनों इसमें आ जाते हैं। केमिकल टेस्ट में लॉस ऑफ इग्निशिया वगैरह वगैरह आ जाएगा। सबसे पहले तो फाइनेस टेस्ट हम लोग देख लेते हैं। फाइनेंस टेस्ट थ्री टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला सीव टेस्ट हो जाता है, फिर नर्स एंड ब्लेन्स apparatus टेस्ट, और फिर वेगनार स्टेबिलिटी मीटर टेस्ट। ठीक है, ये वेगनार स्टेबिलिटी मीटर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले जो है सीव टेस्ट हो जाता है। यहाँ पे 100 ग्राम सीमेंट को लेना है, उसको सीव कराना है 90 माइक्रोन सीव से 15 मिनट्स के लिए, उसको सीव करवाना है। फिर उसके बाद उसके रेजिड्यू को लेना है। अगर उसका रेजिड्यू जो होगा, सीमेंट का रेजिड्यू की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। अगर ओपीसी के लिए रेजिड्यू ग्रेटर देन 10% होगा, तो मतलब सीमेंट सही नहीं है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए रेजिड्यू 10% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए 5% से ज़्यादा सीमेंट नहीं आना चाहिए, रेजिड्यू नहीं आना चाहिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के केस में, आरएचसी सीमेंट में। ठीक, इसके बाद है नर्स एंड ब्लेन सेपरेटस, जिसमें एयर परमेबिलिटी को देखा जाता है। मतलब यहाँ पे क्या है, सरफेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया देखा जाएगा। जितना ज़्यादा सरफेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा ना, उतना ज़्यादा हमारा सीमेंट फाइन होगा। यहाँ पे सिंपली इसका ये मीनिंग है। अब यहाँ पे पूरा टेस्ट करा जाता है, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमें सिर्फ ये जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि सीमेंट के लिए जो हमारा ओपीसी सीमेंट होगा ना, उसके लिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया शुड बी ग्रेटर देन 225 मीटर स्क्वायर पर केजी। ठीक है, और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए 325 मीटर स्क्वायर पर केजी तक का इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया होना चाहिए। जितना ज़्यादा स्पेसिफिक सरफेस एरिया, उतना ज़्यादा फाइनेस और उतना जल्दी वो रिएक्ट करेगा प्रॉपरली। कुछ इस तरीके से पूरा प्रोसीजर होगा, बट यहाँ पे हमारे लिए ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए कितना ज़्यादा होना चाहिए, और आरएचसी के लिए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए कितना ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है कंसिस्टेंसी टेस्ट, जो कि वैकेट अपरेटस की हेल्प से करा जाता है। ठीक है, कंसिस्टेंसी टेस्ट में तीन टाइप के टेस्ट होंगे। एक कंसिस्टेंसी टेस्ट, जिसको सिंपली हम बोलेंगे, दूसरा इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट जो होता है, जिसमें नॉर्मल कंसिस्टेंसी हमें पता चलती है, जो कि इन जनरल 25 to 30% तक की होती है सीमेंट की। अब कंसिस्टेंसी यहाँ पे क्या है, वाटर कंटेंट जो होगा, वो सिंपली वाटर कंटेंट, जो सीमेंट के अंदर पानी जितना प्रेजेंट होगा, वाटर कंटेंट जो उसका होगा, उसी को कंसिस्टेंसी बोला जा रहा है। उतने वाटर कंटेंट पे उसकी वर्केबिलिटी को चेक करना होता है, उसका सेटिंग टाइम देखना होता है कि कितना जल्दी ये सेटल हो रहा है वगैरह। उसके लिए नॉर्मल कंसिस्टेंसी देखी जाती है। और नॉर्मल कंसिस्टेंसी किस पॉइंट पे हमें पता चलता है कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी है, जब वैकेट का प्लंजर पेनिट्रेट करता है 5 से 7 mm फ्रॉम द बॉटम ऑफ द मोल्ड। एक मोल्ड होगा, इस तरीके का कुछ मोल्ड होगा, उसके बॉटम से 5 to 7 mm तक वो पेनिट्रेट कर जाता है वैकेट का प्लंजर। उस पॉइंट को बोला जाता है उसकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो ये सिंपली 25 to 30% अगर वाटर कंटेंट होगा, तो उसको हम नॉर्मल कंसिस्टेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी के लिए जो अटैचमेंट जो लगी होगी, वैकेट अपरेटस का ही यूज करके ये तीनों टेस्ट हमने करने, कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटिंग और फाइनल सेटिंग टेस्ट। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट टेस्ट होगा, उसके लिए हमने जो अटैचमेंट यूज करनी है, वो 10 mm डाया का एक प्लंजर यूज करना है नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए 1 mm स्क्वायर की एक निडल यूज करनी है। फिर जो फाइनल सेटिंग टाइम होगा, उसके लिए 5 mm डाया का एन्युलर कॉलर हमने यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड जो हमारा टेस्ट आ जाएगा, वो हमारा हो जाएगा सेटिंग टाइम टेस्ट, जिसमें इनिशियल सेटिंग टाइम आएगा और एक आ जाएगा फाइनल सेटिंग टाइम तक। और पहले तो यहाँ पे जो इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम है ना, इसमें जो वाटर कंटेंट होगा 0.85 टाइम्स कंसिस्टेंसी तक का होगा इन दोनों में। ठीक है, इतना वाटर कंटेंट होगा, इतना इसकी कंसिस्टेंसी होगी, एक तरह से आप बोल सकते हो। तो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए स्क्वायर निडल जो होगी, वो पेनिट्रेट करेगी 5 to 7 mm फ्रॉम द बॉटम। अब यहाँ पे जो स्क्वायर नीडल है वो हम यूज कर रहे हैं, और वो पेनिट्रेट करेगी 5 to 7 mm फ्रॉम द बॉटम। यहाँ पे भी पहले 5 to 7 mm बॉटम से पेनिट्रेट करी थी, लेकिन यहाँ पे 10 mm डाया का जो प्लंजर था वो पेनिट्रेट करा था। यहाँ पे 1 mm स्क्वायर की नीडल जो है वो पेनिट्रेट कर रही है। ठीक है,
वो हमारी स्क्वायर नीडल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसकी डायमेंशन जो होंगी 1 mm स्क्वायर की डायमेंशन है, इसलिए स्क्वायर नीडल बोल दिया गया। बट आपको इतना याद रखना है कि 1 mm स्क्वायर डाया की एक नीडल है जो कि पेनिट्रेट करती है 5 to 7 mm फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनल सेटिंग टाइम जो है उसके लिए निडल मेक्स इम्प्रेशन, मतलब उसके लिए जो अब हमने एन्युलर कॉलर यूज किया है ना, उसमें क्या होगा, एक आगे निडल होगी और एक कॉलर होगा। मतलब इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से एक पोर्शन है कि ये कॉलर है और इसके आगे कुछ एक निडल सी लगी हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी फाइनल सेटिंग टाइम कब आता है, जब द नीडल मेक्स इम्प्रेशन बट एनुलर कॉलर फेल्स टू डू सो। एनुलर कॉलर जो होगा, फाइनल सेटिंग टाइम तब आएगा जब एनुलर कॉलर जो होगा वो अपनी इम्प्रेशन जो है सीमेंट पे नहीं छोड़ पाएगा, वो इतना ज्यादा सेट कर चुका होगा, उसकी सेटिंग हो चुकी होगी, लेकिन सिर्फ जो नीडल होगी वो हमारी जो होगी वो इम्प्रेशन बना पाएगी सीमेंट के ऊपर, लेकिन कॉलर नहीं बना पाएगा। उस पॉइंट को बोला जाएगा फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, अब हमारे पास जो ओपीसी होता है ना, उसका 30 मिनट का होगा इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है, उससे कम नहीं होगा। और ओपीसी के लिए फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट तक का होगा, यानी कि 10 आवर्स तक का हमारा फाइनल सेटिंग टाइम होगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए इसका फाइनल सेटिंग टाइम। फिर लो हीट सीमेंट जो है, लो हीट सीमेंट का 1 आवर सेटिंग टाइम इनिशियल सेटिंग टाइम हो जाएगा, और लाइम पोजोलोना अगर सीमेंट है तो उसका 2 आवर्स तक का इनिशियल सेटिंग टाइम होगा। ये सारा डाटा इधर इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए दिया गया है, ये वाला। और यहाँ पे फाइनल सेटिंग टाइम ओपीसी के लिए आपको याद रखना है कि 600 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है साउंडनेस टेस्ट। अब साउंडनेस टेस्ट में भी दो टेस्ट है, एक तो ली चैटलस एपरेटस टेस्ट है और एक ऑटोक्लेव टेस्ट है। साउंडनेस टेस्ट क्या है, हमने पहले ही बात करी। साउंडनेस क्या है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आफ्टर सेटलिंग। सेटिंग के बाद या सेटलिंग के बाद जो सीमेंट है उसके अंदर अगर वॉल्यूम चेंज आता है तो इसका मतलब वो सीमेंट अनसाउंड है। ठीक है, तो उसकी साउंडनेस को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट है उसको हम साउंडनेस टेस्ट बोलेंगे। यहाँ पे ली चैटलर अपरेटस टेस्ट जो है, इसकी कंसिस्टेंसी 0.78 टाइम्स जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी जिसको हमने पी से डिनोट करा था, ये उसके 78% जो है नॉर्मल कंसिस्टेंसी के यहाँ पे वाटर कंटेंट यूज करा जाता है, कंसिस्टेंसी यूज करी जाती है। तो अनसाउंडनेस यहाँ पे ली चैटलेट टेस्ट के लिए सिर्फ फ्री लाइम की वजह से जो अनसाउंडनेस आएगी वो हमें पता चलेगी। अनसाउंडनेस में क्या होगा, यहाँ पे अनसाउंडनेस जो होगी वो हमारा जो मटेरियल है, मतलब जो सीमेंट है उसकी जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो 10 mm से कम होनी चाहिए ली चैटलर्स एपरेटस के लिए। और फिर ऑटोक्लेव टेस्ट जो है, यहाँ पे अनसाउंडनेस ड्यू टू फ्री लाइम और मैग्नीशिया दोनों की हेल्प से हमें अनसाउंडनेस पता चलती है ऑटोक्लेव टेस्ट की वजह से। अब यहाँ पे चेंज इन लेंथ जो होगा नॉट ग्रेटर देन 8%, 0.8% होना चाहिए ऑटोक्लेव टेस्ट के लिए। मैक्सिमम परमिसिबल एक्सपेंशन कितनी हो सकती है, 0.8% तक की, लेंथ की 0.8% तक की एक्सपेंशन इसमें मैक्सिमम हो सकती है। ये एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है ऑटोक्लेव टेस्ट, ये भी आप याद रख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेंथ टेस्ट। स्ट्रेंथ में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाती है। ये जो स्ट्रेंथ टेस्ट है, यहाँ पे पहले हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक 7.06 सेंटीमीटर क्यूब तक का क्यूब साइज का जो स्पेसिमेन होगा वो यूज करा जाएगा। सीमेंट और सैंड की रेशियो 1:3 ली जाएगी, और वाटर कंटेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे P/4 प्लस 3% इतना वाटर कंटेंट यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए यूज करा जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में सैंपल जो होगा वो 1:3 का होगा, मतलब सीमेंट 1 और सैंड 3। ठीक है, इस तरीके से सैंपल होगा। वाटर कंटेंट यहाँ पे P/5 प्लस 2.5% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे P/4 प्लस 3% था, यहाँ पे P/5 प्लस 2.5% था। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट्स तैयार किए जाएंगे, 6 ब्रैकेट्स का यूज करा जाएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हीट ऑफ हाइड्रेशन फाइंड आउट कैसे करी जाती है, कैलोरीमीटर की हेल्प से। फिर उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी बाय ली चैटलर्स फ्लास्क। हमने ये ली चैटलर एपरेटस के बारे में जाना था पहले, और ये है हमारे पास ली चैटलर फ्लास्क। ये दोनों को कंफ्यूज करने के लिए जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी ली चैटलर एपरेटस दे दिया जाएगा, कभी फ्लास्क दे दिया जाएगा, और पूछा जाएगा इससे क्या पता चलता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता चलती है या फिर साउंडनेस पता चलती है। तो ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा, तो इसलिए आपको याद रखना है जो फ्लास्क है
वो उससे हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता चलती है, ठीक है। और ये भी आपको अब चाहो तो याद रख सकते हो कि ओपीसी की जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 3.15 तक की होती है, और लाइम की ऑलमोस्ट 3.4% तक की, परसेंट नहीं है, 3.4 जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो सकती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है लॉस ऑफ इग्निशिया। लॉस ऑफ इग्निशिया यहाँ पे 4% तक का जनरल होता है सीमेंट के अंदर, ठीक है। टाइप ऑफ सीमेंट में सबसे पहले तो हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है उसी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी जाना हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे ये 33 ग्रेड, 43, 53, ये सारे ग्रेड्स में ये अवेलेबल होता है। और इसकी जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का 30 मिनट तक का होगा, और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स तक का होगा, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। 3 आवर्स मतलब 3 दिन में जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, उसकी हाफ स्ट्रेंथ, जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ना, वो उसकी हाफ तक उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है। 28 डेज की जो स्ट्रेंथ होती है उसकी, वो उसके हाफ मतलब 50% स्ट्रेंथ वो 3 दिन में उसको मिल जाती है, मतलब वो अचीव कर जाता है 50% स्ट्रेंथ इन 3 डेज। 7 डेज की स्ट्रेंथ उसकी 2/3 हो जाती है, यानी कि 66% स्ट्रेंथ उसको 7 डेज में मिल जाती है पूरी। यहाँ पे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में हमने बात कर ली कि 3 दिन में इसकी जो है 50% स्ट्रेंथ इसको मिल जाती है, मतलब 33 ग्रेड की अगर हम बात करें, उसको हम डिवाइड कर दें 2 से, तो हमें 50% स्ट्रेंथ इसकी 16 मिल जाएगी। ये जो है ये ओपीसी के लिए 3 डेज में 16 होगी। आरएचसी जो है ना उसकी 1 दिन में ही इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए। और जो हमारे हाई एल्यूमिनिया सीमेंट जो होगा ना, उसकी 1 दिन में 30 तक आ जाती है स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा अगर हम स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें तो हाई एल्यूमिनिया सीमेंट, फिर आरएचसी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, और फिर सबसे कम स्ट्रेंथ आ जाती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ही है, ठीक है। अब यहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अगर हमें तैयार करना है तो उसके लिए C3S जो है उसको 50% इंक्रीज कर देना है उसकी कंटेंट, मतलब आपको इतना सिंपली याद रखना है कि जो C3S है ना उसकी परसेंटेज इंक्रीज कर दी जाती है, और C2S की परसेंटेज डिक्रीज करनी है, क्योंकि C2S जो है वो लेटर स्ट्रेंथ देता है और यहाँ पे हमें जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए, इसलिए C2S की कंटेंट हमने कम कर दिया, C3S का कंटेंट हमने इंक्रीज कर दिया। और इसके साथ साथ हमने फाइनल ग्राइंडिंग कर दी, जिसकी वजह से और ज्यादा जल्दी स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो यहाँ पे अर्ली स्ट्रेंथ यहाँ पे किस चीज की वजह से मिल जाएगी, फाइनल ग्राइंडिंग की वजह से भी मिल जाएगी, ठीक है। अब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की यही 3 मेन चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। और इनिशियल सेटिंग टाइम इसका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जैसा ही होगा, 30 मिनट्स और इनिशियल सेटिंग टाइम, और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स हो जाएगा। यहाँ पे इसका यूज जो है वो रोड रिपेयर इन कोल्ड कंट्रीज में जल्दी जल्दी रोड रिपेयर अगर हमें करना हो तो उसके लिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का हम यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, जो कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में अगर 2% CaCl2 को डाल दिया तो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग जो सीमेंट है वो बन गया। अब ये भी एक एक्सेलरेटर की तरह काम करेगा CaCl2, जिसकी वजह से और ज्यादा जल्दी इसका जो सीमेंट है उस वो जल्दी हार्डन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल सेटिंग टाइम आप याद रख सकते हो कि 20 मिनट्स तक का इसका इनिशियल सेटिंग टाइम हो जाएगा, जो कि थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। और मतलब इसको स्ट्रेंथ जो है वो जल्दी मिल रही है यहाँ पे। यूज क्या है यहाँ पे, रोड रिपेयर इन कोल्ड कंट्रीज, उसके लिए यूज करा जा सकता है, जैसे पहले हमने डिस्कस करा था। फास्ट रिमूवल ऑफ शटर्स, शटर्स को जल्दी रिमूव करना हो तो यहाँ पे इसको हम यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में हमने कैल्शियम क्लोराइड का यूज करा है, इसलिए हम इसको कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट भी बोल सकते हैं एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को। फिर उसके बाद हमारे पास है हाई एल्यूमिनिया सीमेंट, जिसमें एल्यूमिनिया कंटेंट ज्यादा होगा। हाई एल्यूमिनिया सीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे बक्साइट ओर का यूज करा जाएगा, लाइमस्टोन का यूज करा जाएगा, आयरन ऑक्साइड, और फाइननेस भी इंक्रीज कर दी जाएगी, ठीक है। और C3A जो होगा यहाँ पे ये एब्सेंट होगा हाई एल्यूमिनिया सीमेंट में, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम इसका जो है वो 3 आवर्स तक का होगा, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम इसका ज्यादा हो जाता है, फाइनल सेटिंग टाइम थोड़ा कम हो जाता है, 5.5 आवर्स तक का इसका फाइनल सेटिंग टाइम होगा। हाई इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन हाई होगी, इसकी अर्ली स्ट्रेंथ हायर होगी, हायर टेम्परेचर पे ये काम करेगा, हाई रेजिस्टेंट होगा
हीट रेजिस्टेंट होगा और हाई केमिकल रेजिस्टेंस इसके अंदर होगी। शुड नॉट बी यूज्ड विद एनी एडमिक्सचर, इसको एडमिक्सचर के साथ हम लोग यूज नहीं कर सकते। फॉर प्री कास्टिंग इसको हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट जो है, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट में कैल्शियम C3A जो है वो हम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है उसकी कंटेंट यहाँ पे डिक्रीज कर दिया जाता है। और टेट्रा एल्यूमिनियो फेरेट जो था उसका कंटेंट हमने डिक्रीज कर दिया, दोनों चीजों का कंटेंट कम कर दिया क्योंकि इसी की वजह से सल्फेट अटैक हो रहा था सीमेंट पे। ठीक है, और ये हमने बनाया है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। ठीक है, तो ये दोनों कम कर दिया, फाइननेस इंक्रीज कर दी, जिसकी वजह से ये हमारा सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट तैयार हो गया। और फिर हमने यूज क्या करना है, इसका यूज कहाँ करना है, लाइनिंग ऑफ सीवर में, क्योंकि वहां पे जो कोरोजन होती है वो सल्फेट की वजह से कोरोजन हो जाती है, क्राउन कोरोजन आपने सुना होगा। तो इसलिए सीवर की लाइनिंग में इसको यूज करेंगे। कैनाल्स में यूज कर सकते हैं, सी वाटर के कंस्ट्रक्शन या कोस्टल एरिया में कंस्ट्रक्शन अगर करनी है तो वहां पे यूज करा जा सकता है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का। उसके बाद हमारे पास है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। जो हमारा पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट है ना, यहाँ पे पोर्टलैंड सीमेंट के क्लिंकर्स का यूज करा जाता है, ग्रैन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का यूज करा जाता है और जिप्सम का यूज करा जाता है। और उससे बनता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट जो कि हाई केमिकल रेजिस्टेंट होता है, सल्फेट रेजिस्टेंट होता है, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन इसमें होगी, लो रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इसकी होगी। ठीक है, इसको यूज करा जाएगा मरीन वर्क्स के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद लो हीट सीमेंट, लो हीट सीमेंट आप याद रख सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है डैम्स वगैरह की कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, लो हीट सीमेंट जो है ना, इसके अंदर C3A जो है और C3S जो है इन दोनों को डिक्रीज कर देना, और C2S जिससे लेटर स्ट्रेंथ आती थी उसको हमने इंक्रीज कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर हीट जो थी वो हीट ऑफ हाइड्रेशन इसकी कम थी, हीट कम रिलीज हो रही थी, इसलिए हमने ऐसा किया है। C2S को हमने बढ़ा दिया और C3A और C3S जो है उसको हमने डिक्रीज कर दिया। इनिशियल सेटिंग टाइम इसका हो जाएगा 1 आवर और फाइनल सेटिंग टाइम इसका 10 आवर ही होगा। ठीक है, और इससे हमारी स्लो हार्डनिंग होगी, लो हीट सीमेंट में स्लो हार्डनिंग होगी, स्लो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगी, और उसके साथ साथ श्रिंकेज और क्रैकिंग से भी ये हमें प्रिवेंट करेगा, मतलब हमारे सीमेंट को। और यहाँ पे इसको यूज कहाँ करा जाएगा, मास कंक्रीटिंग वर्क जैसे डैम्स वगैरह में इसको प्रिपेयर यूज करा जाता है। हाई टेम्परेचर प्लेसेस में, हॉट प्लेसेस में हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट। पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट में सबसे पहले तो पोर्टलैंड सीमेंट आ जाएगा, इसमें पोजोलोनिक मटेरियल ऐड कर दिया जाएगा, फाइनर ग्राइंडिंग कर दी जाएगी, और CaOH यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है होल्ड वाइज, CaOH होल्ड वाइज इसको डिक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे कैल्शियम सिलिकेट्स थे ना, उनकी वजह से, उनकी हाइड्रेशन की वजह से ये आ रहा था सीमेंट में, इसको कम कर देना है और इससे बन जाएगा हमारा पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। ठीक है, अब इसमें हाई श्रिंकेज होगी, एल्कलिनिटी डिक्रीज कर जाएगी यहाँ पे, और कोरोजन ऑफ स्टील जो होगी उसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी प्रॉपर्टीज है, और इसकी लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होगी, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट भी लो होगी, और यहाँ पे अर्ली स्ट्रेंथ जो होगी वो भी लेट आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वजह से पोर्टलैंड सीमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब इससे फायदा क्या हो जाएगा, क्यों बनाया जाता है। ब्लीडिंग इसके केस में जो होगी वो डिक्रीज करी जाएगी, मतलब कि रेजिस्टेंस टू ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग क्या होती है, सीमेंट के अंदर जो वाटर है ना, वो कई बार क्या होता है कि वो ऊपर आने लग जाता है। ठीक है, जो सीमेंट पूरा मिक्सचर बना लिया, कंक्रीट का पूरा मिक्सचर बनाया, उसमें वाटर जो होगा वो सरफेस पे आपको दिखने लग जाएगा, वो पूरा प्रॉपरली स्टिक नहीं करेगा, तो उस चीज को बोला जाता है ब्लीडिंग। जो ब्लीडिंग से रेजिस्टेंस आएगी पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट से। ठीक है, फिर सेग्रीगेशन रेजिस्टेंस आ जाएगी। सेग्रीगेशन में सारे मटेरियल्स जो होंगे, सारे पार्टिकल्स कंक्रीट के होंगे, वो अलग होने लग जाती हैं। ठीक है, तो वो सेग्रीगेशन हो जाती है, सेग्रीगेशन रेजिस्टेंस है, क्रैकिंग जो है, श्रिंकेज और सल्फेट अटैक, इन सारी चीजों से हमें रेजिस्टेंस मिलती है। यहाँ पे पोर्टलैंड सीमेंट में यहाँ पे हाई श्रिंकेज लिखा था, श्रिंकेज रेजिस्टेंस लिखना था, यहाँ पे हाई श्रिंकेज रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, परमिएबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, कोहेजन यानी कि इंक्रीज हो जाएगी।
ठीक है, उसकी वजह से वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक यहाँ पे होगा, इसकी वजह से पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की वजह से। पोर्टलैंड यहाँ पे जब होता है उसकी वजह से क्या होगा, क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव हो जाती है यहाँ पे। परमिएबिलिटी इम्प्रूव होती है और ड्यूरेबिलिटी पोर्टलैंड की वजह से इम्प्रूव होती है। और यहाँ पे थर्मल क्रैकिंग जो होगी वो भी डिक्रीज हो जाती है, और माइक्रो क्रैक्स जो होंगे वो भी यहाँ पे कम हो जाते हैं इस सीमेंट में। फिर वाटर रेपेलेंट सीमेंट जो है वो कैसे बनाया जाता है, ओपीसी के क्लिंकर्स को लेना है और 0.1% ओलिक एसिड लेना है। इन दोनों की हेल्प से वाटर रेपेलेंट सीमेंट बनाया जाएगा, जो कि बेसमेंट और वाटर टाइट स्ट्रक्चर्स में यूज करा जा सकता है। व्हाइट और कलर्ड सीमेंट जो है वो कैसे बनाया जाता है, व्हाइट चॉक की हेल्प से और क्ले की हेल्प से व्हाइट एंड कलर्ड सीमेंट को बनाया जा सकता है। क्विक सेटिंग सीमेंट जो है, फाइननेस यहाँ पे इंक्रीज कर जाती है। क्विक सेटिंग सीमेंट में फाइननेस इंक्रीज करनी होती है, जिप्सम को जीरो करना है या फिर बहुत कम इसको कर देना है, जिसके बारे में हमने डिस्कस करा था शुरू में। ठीक है, तो वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है क्विक सेटिंग सीमेंट। ठीक है, तो सीमेंट को जो है फाइनर देन ओपीसी यहाँ पे यूज करा जाएगा, जिप्सम यूज नहीं करा जाएगा या फिर बहुत कम कर दिया जाएगा। इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट हो जाएगा, इसका क्विक सेटिंग सीमेंट है इसलिए इसका फिर इनिशियल सेटिंग टाइम आप याद रख सकते हो इजीली। फाइनल सेटिंग टाइम यहाँ पे 30 मिनट्स तक का हो जाएगा। यूज यहाँ पे है इन द रनिंग और अंडरग्राउंड वाटर कंस्ट्रक्शन में, इसका हम यूज कर सकते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट का। नेक्स्ट हमारे पास है सुपर सल्फेट पोर्टलैंड सीमेंट, जिसमें 85% ग्रैन्युलेटेड स्लैग है, 10% CaSO4 यानी कि जिप्सम है, और 5% क्लिंकर ओपीसी है। फाइननेस इसके साथ इसकी सीमेंट की कर दी जाती है, जिससे हमें मिलता है सुपर सल्फेट पोर्टलैंड सीमेंट, जिसमें हमें केमिकल एंड सल्फेट रेजिस्टेंस मिलेगी सीमेंट के अंदर। एक्सपेंशन इसमें डिक्रीज हो जाएगी, 5 mm से भी कम हो जाएगी एक्सपेंशन, यानी कि साउंडनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा होगा। यूज करा जाएगा बिलो 40 डिग्री से कम टेम्परेचर पे यूज करा जाएगा। अच्छा, ये जो क्लीन टेम्परेचर होता है सीमेंट के लिए, जो जिसमें क्लिंकर्स बनते हैं, उसका टेम्परेचर 1400 मतलब 1400 से लेके 1500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हो सकता है। और एयर एंड ट्रेनिंग सीमेंट, लास्ट जो हमारा सीमेंट है वो कैसे बनाया जाता है, ओपीसी और वेनेजोल रेजिन या फिर एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट, इन दोनों चीजों का हम यूज कर सकते हैं और यूज करके एयर एंड ट्रेनिंग सीमेंट बनाएंगे, जिससे फ्रॉस्ट एक्शन, फ्रीजिंग एंड थॉइंग रेजिस्टेंस, ये दोनों चीजें हमें मिल जाएंगी इस सीमेंट की हेल्प से।